सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड ऑफ द बिजनेस मैथमेटिक्स और ये हमारी होने वाली है लास्ट यूनिट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन पहले करा दिया है, ठीक है। यूनिट सेकंड में पूरा नॉर्मल डिफरेंशिएशन बेसिक वगैरह सिखा दिया है। अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो पहली यूनिट में आपके जितने भी फंक्शन थे, मान लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इस फंक्शन के अंदर सिर्फ आपका एक वेरिएबल था, दैट इज x, और आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। बट अगर मैं कहूं कि आपके फंक्शन में दो वेरिएबल हैं, जैसे कि z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 2, तो देखो इस केस में आपके दो वेरिएबल हैं। अब मैं आपको कहूं कि आप इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या लिखोगे? आप डी जेड अपॉन डी एक्स लिखोगे या फिर डी जेड अपॉन डी वाई लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो और दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हो। कांस्टेंट मतलब इसका डिफरेंशिएशन फिर हम वैसे करेंगे जैसे नंबर्स का करते हैं। मान लो 2 है, ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, तो इसमें 3 का डिफरेंशिएशन जैसे होगा ना, वैसे ही हम फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो मैं फिर x को कांस्टेंट मान लूंगी, और अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो मैं y को कांस्टेंट मान लूंगी। देखो अब तक पिछली यूनिट में जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो हम इसे लिखते थे डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये हम पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पा रहे थे। बट जब हम यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, क्योंकि मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर रही हूँ सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में और कांस्टेंट रख रही हूँ वाई को। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो है ये एक बड़ी यूनिट है और ये एक छोटी यूनिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही थी और यहाँ पे मैं सिर्फ एक पार्ट को डिफरेंशिएट कर रही हूँ और दूसरे पार्ट को कांस्टेंट रख रही हूँ। आई होप तुम्हें डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स का और डेल एफ एक्स वाई का अपॉन डी डेल एक्स का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। तो तब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो आप उसको इस तरीके से लिख के आओगे इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि क्वेश्चन करके हम अच्छे से समझ पाए कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करके आना है। नाउ वी हैव द फंक्शन हेयर z इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब हमें सबसे पहले निकालना है डेल z अपॉन डेल x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें y को रखना है कांस्टेंट। अब जब मैं इस चीज का डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरा 2 और y तो हो गया कांस्टेंट, उसे तो मुझे छेड़ना नहीं है, बस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो पावर इनटू में आएगी और एक लेस हो जाएगी। देन मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें हमारा 5 और y तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, उसे तो मैं छेड़ना नहीं है। और x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो पावर इनटू में आएगी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 और एक लेस हो जाएगी, तो ये हो गई 0, ठीक है। तो x हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5y, ठीक है। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, ये तो कांस्टेंट है, अब अगर यहाँ पे इसकी जगह पे 3 लिखा होता, वो भी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। तो मेरा आ जाएगा 4xy प्लस 5y, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल z अपॉन डेल y। अब यहाँ पे हम x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये मेरा पूरा कांस्टेंट हो गया, और y का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे फिर से हमारा 5x कांस्टेंट हो गया और y का डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा 5x, ठीक है। और इस चीज का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो पावर इनटू में आएगी और एक हो जाएगी ले, तो ये हमारा आ जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं। अब मैंने आपको ना पहले बताया था पहली वाली वीडियोस में यूनिट सेकंड की, कि आपको ना जो डिफरेंशिएशन होता है उसके दो ऑर्डर होते हैं। पहले ऑर्डर मतलब एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर मतलब आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। जब हम ये निकालते थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता था हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव में भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं।
अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 4 तरह के होते थे, वहां तो सिर्फ एक ही तरीके का होता था, यहाँ 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है जब आप क्या करते हो, आपने डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप दोबारा डेरिवेशन इसका कर रहे हो तो आप फिर से डेल जेड का ही डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही कर रहे हो, तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है। आप ये कर रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है कि आपने ना डेल जेड अपॉन डेल वाई किया है, मतलब आपने क्या किया कि आपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है वाई के रेस्पेक्ट में। फिर आप फिर से क्या कर रहे हो, आप डेल जेड अपॉन डेल वाई ही कर रहे हो। ये आपका हो गया सेकंड वाला। देन आता है मिक्स्ड और क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। मिक्स्ड या क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपने पहले तो किया डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ओ डेल एक्स। उसके बाद आपने क्या किया, वो जो आपका फंक्शन निकल के आया, ठीक है, करने के बाद उसको आपने डिफ्रेंशिएट किया डेल जेड अपॉन डेल वाई, मतलब आपने पहले उसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और फिर उसे वाई के रेस्पेक्ट में किया। तो दिस इज क्रॉस और मिक्स डेरिवेटिव। सिमिलरली जब आप पहले y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो और फिर उसके बाद x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आपका बनता है फोर्थ, ठीक है। ये हो गया थर्ड। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर में भी शो किया है कि पहला जो होता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, उसमें आपने क्या किया कि दोनों बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। दूसरे में आपने क्या किया कि दोनों बार आपने y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। लेकिन तीसरे में आपने पहले y के रेस्पेक्ट में किया और फिर x के रेस्पेक्ट में, और फिर आपने फोर्थ में पहले x के रेस्पेक्ट में किया और फिर y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। इतना बस थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लो। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना सा समझ लो कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, चारों में क्या डिफरेंस होता है। देखो अभी जो हमने पढ़ा उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज जेड इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। अभी हमने जो 4 तरीके के वो डेरिवेटिव पढ़े थे ना, उनका हमें अब यहाँ पे सॉल्व करना है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो हमारा पहला क्या था कि हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, मतलब डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। तो देखो पहले मैं कैलकुलेट कर रही हूँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, मतलब x के रेस्पेक्ट में मैं इसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ। अब मैं इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करूंगी तो मैं y तो मेरा कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन वाई, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, y मेरा कांस्टेंट है, y मैंने बाहर ले लिया, तो अब मुझे यहाँ पे रफ वर्क करके दिखा देती हूँ। y मैंने बाहर ले लिया, अब मुझे 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि पावर जो है, अब मैं अगर इसे ऊपर लिखूँ तो ये -1 होगी, इसकी पावर इंटू में आएगी और एक लेस हो जाएगी। तो अगर ये फिर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने ये कोई डेरिवेटिव निकला नहीं है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है और वो भी सिर्फ x के रेस्पेक्ट में। अब मैं इसे x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पहली बार डिफरेंशिएट करके आया था, नाउ डिफरेंशिएटेड इट अगेन। ये तो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 है बिकॉज हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ टू डिफरेंशिएट दिस, हमारी पावर ऊपर जाएगी -2, फिर पावर इंटू में आएगी और एक लेस हो जाएगी, मतलब x की पावर जो है वो -3 में हो जाएगी। इट्स अ रफ वर्क। तो हमारा डिफरेंशिएट करके आएगा +2y अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, मतलब हम इस फंक्शन को अब डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। नाउ वी विल कैलकुलेट डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी यहाँ पे आएगा -x अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा +1/x, ठीक है। अब मैं फिर से कैलकुलेट करूंगी, मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी। सो वी विल गोइंग टू कैलकुलेट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फंक्शन को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी। नाउ जब मैं इससे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी तो मेरा यहाँ पे ये वाला तो फंक्शन हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, और इस वाले में x अपॉन वाई स्क्वायर, इट्स अ रफ वर्क। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ y -2 पावर इंटू में आएगी, ठीक है, और एक लेस हो जाएगी और फिर ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा -2xy क्यूब, ठीक है। अब जो मेरा क्वेश्चन था
इसके अंदर मुझे 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने थे। मैंने x का और y का तो निकाल लिया है, अब मेरे रह गए क्रॉस डेरिवेटिव। अब फॉर द क्रॉस डेरिवेटिव मैंने डेल z अपॉन डेल x को अब फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन इस बार मैंने x के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी कर दिया है, तो अब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी। सो आई विल कैलकुलेट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी। सो अब मेरा क्या होगा कि ये जो x है ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, और जो y है वो मेरा अब उसके रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगी। y मेरा वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। सो व्हेन आई गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, यहाँ पे आएगा मेरा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली मुझे कैलकुलेट करना है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x। मतलब जो मैंने फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है, अब मुझे x के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करना है। नाउ जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो इस बार मेरा y जो है एज एन कांस्टेंट एक्ट करेगा, और x जो है वो मेरा वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, सो व्हेन आई गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, मेरा आंसर आएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि हमने चारों, जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें बोला था कि 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके आना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, होमोजीनियस फंक्शन। अब ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन वो होता है जहाँ पे हर एक टर्म की जो डिग्री है वो सेम होती है। जैसे ये जो टर्म है इसकी पूरी डिग्री क्या है? x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, डिग्री हो गई 3। ठीक है, यहाँ पे हो गई 3। तो ये दोनों जो डिग्री है, मतलब दोनों टर्म की जो डिग्री है वो सेम है, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जहाँ पे कोई चीज़ न्यूमरेटर में होती है और कुछ डिनोमिनेटर में होती है, तो आपको न्यूमरेटर की डिग्री अलग देखनी होती है कि क्या ये दोनों जो टर्म है इनकी डिग्री सेम है? हाँ सेम है। जो नीचे वाली टर्म है क्या उनकी डिग्री सेम है? हाँ ठीक है सेम है। तो एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। और फॉर कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या करना होगा? वी नीड टू माइनस द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 2 माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 3। तो हमारी जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आएगी वो आएगी -1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। अब देखो इसकी होमोजेनिटी देखने के लिए मुझे क्या देखना होगा कि क्या न्यूमरेटर की जो जितनी भी टर्म है उनकी डिग्री सेम है? सेम है। डिनोमिनेटर की क्या जितनी भी टर्म है उनकी डिग्री सेम है? सेम है। एंड फॉर कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी मुझे क्या करना होगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को माइनस करना होगा। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 1, डिनोमिनेटर की क्या है? 1। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आएगी वो आएगी 0। नाउ मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल्स टू फंक्शन, ये पूरा फंक्शन हमें दे रखा है और हमें पूछा है कि ये आप शो करो कि जो z है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको ये दिखाना है कि वो होमोजीनियस फंक्शन है, तो देखो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। वी हैव z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, सब एक होमोजेनियस फंक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर्स की जो टर्म्स है उनकी डिग्री सेम है और डिनोमिनेटर्स के टर्म्स की भी डिग्री सेम है, और डिग्री ऑफ होमोजेनिटी भी 2 ही होगी क्योंकि ऊपर वाले न्यूमरेटर की डिग्री है 3 माइनस नीचे वाले की 1। तो हमारा आंसर 2 ही आएगा। बट इसे शो कैसे करें तो वो देखते हैं। नाउ हम अज्यूम करते हैं कि हमने इसकी मल्टीप्लाई किसी रियल नंबर से करी है। ठीक है, अब वो रियल नंबर क्या होगा उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे कि वो रियल नंबर ये है। तो अब इस पूरे फंक्शन के अंदर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल राइट इट लाइक x का होल क्यूब प्लस दिस y क्यूब डिवाइड बाय x माइनस वाई। ठीक है, अब जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये मेरे आएगा क्यूब x क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अब ऊपर से मैं क्या कर सकती हूँ कि ये क्यूब बाहर ले सकती हूँ। मेरे अंदर क्या बच जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और नीचे से भी मैं इसको एक टर्म बाहर ले सकती हूँ उसकी। ठीक है, डिग्री इसकी क्या है? 1। यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस वाई। ओके, अब आप देख सकते हो कि पावर जब ऐसे पावर होती है और ये डिवाइड में होता है तो क्या होती है कि पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी 3 है, ये माइनस हो जाएगी तो यहाँ आएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा स्क्वायर, और ये आप देख सकते हो कि ये पूरी टर्म हमारी वही हो गई है जो हमारा फंक्शन था। हमारा फंक्शन जो था ये वही टर्म बन गई है। तो मैं इसे डायरेक्टली एफ एक्स लिख सकती हूँ, एफ एक्स
एक्स वाई, ये लिख सकती हूँ। इतना करने के बाद आपको बस एक लाइन लिखनी है, hence we can say that this function is homogeneous function with degree of homogeneity 2। तो आपको इतना काम करना है अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इलियट थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका कोई फंक्शन है और वो होमोजीनियस फंक्शन है, अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, और उसकी डिग्री n है, डिग्री कोई भी हो सकती है n, जैसे हमारा पिछला भी जो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या थी, 2 थी, मतलब n इज इक्वल्स टू 2। देन ये जो फंक्शन, देन ये चीज हमारी होगी। अब ये चीज इसमें क्या लिखी है कि अगर हम x की मल्टीप्लाई उसके डेल जेड अपॉन डेल एक्स से करेंगे, मतलब डेरिवेटिव से करेंगे, प्लस y की मल्टीप्लाई उसके डेरिवेटिव से करेंगे, उस होमोजीनियस फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकाल के। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे निकलता है वो हमने सीख लिया, होमोजीनियस क्या होता है वो हमने सीख लिया। तो ये पूरा जो टर्म है ये इक्वल होगा एन जेड के। एन मतलब क्या, जो उसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है, और जेड क्या, हमारा फंक्शन। अभी ना तुम्हें हो सकता है ये बात बड़ी अजीब लग रही हो कि मैम ये अचानक से क्या बता दिया, बट थोड़े सब्र करो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन आना है। बस आपको ये मेन चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलियट थ्योरम की, बस इसको, इस चीज को याद रखना। अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ आ जाएगा। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है कि हमें वेरीफाई करना है इलियट थ्योरम फॉर द z। अब हमारी इलियट थ्योरम क्या थी, तो हमारी इलियट थ्योरम थी x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू एन जेड। यही थी हमारी, अभी देख लेते हैं एक बार, यही हमारी थ्योरम थी। ठीक है, अब हमें इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, क्योंकि हमारा जो थ्योरम थी उसने क्या कहा था कि होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है, देखो होमोजीनियस फंक्शन है, हाँ यहाँ पे भी टर्म की डिग्री 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो होमोजीनियस तो है। लेकिन इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या होगी, तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 3 ही होगी, क्योंकि सारी टर्म की डिग्री जो है वो 3 है। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या 3z हमारा आएगा जब हम इसे इस तरीके से करेंगे। तो चलो सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालते हैं। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग डेल जेड अपॉन डेल एक्स हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी पावर इनटू में आएगी, एक लेस हो जाएगी, ये तो मेरा कांस्टेंट है तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस यहाँ पे जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तो पावर इनटू में आएगी, एक लेस हो जाएगी। सो मेरा आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब सिमिलरली हम डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो कैलकुलेटिंग दैट मैं x को कांस्टेंट ले लूंगी और y मेरा वेरिएबल होगा। तो अब ये वाला तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। ओके, अब हमारी जो थ्योरम थी उसके हिसाब से अब हमें इस चीज को वेरीफाई करना है कि हम इसकी मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से और y की इस टर्म से। तो चलो अब इसके सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट। सो x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy से, प्लस हम y की मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से। यही तो हमारा आंसर आया था डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई का। जब हम x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y। यहाँ जब हम y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब हम यहाँ से 3 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यही तो हमारा क्वेश्चन था, तो हम इसे लिख सकते हैं z, सो इट विल बी 3z। तो क्या हमारी जो थ्योरम है वो वेरीफाई कर रही है। हमारी थ्योरम क्या थी कि ये टर्म जो है वो इक्वल होनी चाहिए एन जेड के, और इस क्वेश्चन में हमारा एन क्या था 3, तो क्या हमारा 3z आ रहा है। सो नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, या हमारा 3z आ रहा है, दिस मीन्स वेरीफाइड। हम बस इतना लिख देंगे, वेरीफाइड द इक्लियर थ्योरम।
तो इस तरीके से आपको इसका वेरिफिकेशन करके आना है। हैव द नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से समझ आ गया, यूक्लिड थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। तो उससे पहले ना आप थोड़ा इकोनॉमिक्स में घुस जाते हैं। आपके इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को मैं समझा देती हूँ, उसके बाद फिर उसको रिलेट करेंगे इस मैथ्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो तरह के गुड्स होते हैं। होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? अब जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्यों? क्योंकि देखो कार के बिना पेट्रोल, मतलब कार ना पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, तो ये दोनों साथ में चलते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर दोनों साथ में खाए जाते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होगा? पेट्रोल और डीजल, ये हो गए हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि या तो आप पेट्रोल यूज करोगे या फिर डीजल यूज करोगे, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में होते हैं। तो इसमें होता यह है कि मान लो अगर कार के पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि भाई पेट्रोल से ही कार चलती है। अब पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार भी नहीं खरीदेंगे। मतलब एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो रही है, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वहीं अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाए तो डीजल की तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की जगह लोग डीजल यूज करने लगेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। अब इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत अच्छे से याद रखना। अब एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर जो पिछला इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था और ये जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इन्हें रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको पार्शियल डेरिवेटिव तो सिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या है? पार्शियल मार्जिनल डिमांड ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी। मान लो दो गुड्स है, एक फंक्शन है जिसमें दो गुड्स है, x1 और x2, ठीक है। और x1 का प्राइस क्या होगा? p1, और x2 का प्राइस है p2। अब जब हम मार्जिनल डिमांड देखते हैं x1 की विद रिस्पेक्ट टू p1, मतलब प्राइस के बढ़ने घटने से, p1 मतलब उसके खुद के प्राइस के बढ़ने घटने से उस गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो हम पार्शियल मार्जिनल डिमांड ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू p1 से पता चलती है। सिमिलरली यहाँ पर है पार्शियल मार्जिनल डिमांड ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू p2। मतलब अगर जो p2 है, प्राइस है दूसरे गुड्स का, वो बढ़ेगा घटेगा तो उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब खुद के प्राइस के बढ़ने घटने से उस गुड्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो हमारा इससे पता चलता है। अब देखो यहाँ पे दो चीज और है। पहला है पार्शियल मार्जिनल डिमांड ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू p2। मतलब ये गुड है x1, ठीक है, और ये गुड है x2। इसका प्राइस तो p1 था, इसका p2 है। अब अगर p2 का प्राइस, मतलब इस वाले गुड्स का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो उससे इस वाले गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। मतलब दैट इज x1 अपॉन डेल p2, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम ये देखें कि x1 के प्राइस के बढ़ने घटने से x2 की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं डेल x2 अपॉन डेल p1, ठीक है। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट, ये वाला और जो पिछला था, इसको रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से जाने से पहले ना ये दो रिजल्ट समझ लेते हैं जो हमने डराइव करे हैं फ्रॉम द लास्ट टू कॉन्सेप्ट। तो क्लियरली अगर दो कॉमोडिटी है x1 एंड x2, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी अगर उनका जो डेल x1 अपॉन डेल p2 एंड डेल x2 अपॉन डेल p1 वो नेगेटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। और अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो हमारी सप्लीमेंट्री होंगी या फिर कॉम्पिटेटिव होंगी। ये रिजल्ट अच्छे से याद कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, द डिमांड फंक्शन ऑफ टू कॉमोडिटी x1 एंड x2 आर गिवन दैट। फंक्शन x1 का ये है, x2 का ये है। फिर हमसे पूछा है फोर पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन, जो अभी हमने सीखे थे, ये डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, वही p1 वाला और x1 वाला जो अभी सीखा था, वही हमें करना है। ऑल्सो डिटरमाइन वेदर x1 एंड x2 आर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल मार्जिनल डिमांड फॉर x1 विद रिस्पेक्ट टू p1, मतलब डेल x1 अपॉन डेल p1, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है x1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन p1 स्क्वायर p2 एंड p2, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल x1
अपॉन डेल P1। अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जो नीचे होता है उसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं और बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं। तो हम P2 को रखेंगे कांस्टेंट और P1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा -200, दिस इज 0 गाइस, 200 अपॉन P1 का क्यूब एंड P2 तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करें मार्जिनल पार्शियल मार्जिनल डिमांड ऑफ X2 विद रेस्पेक्ट टू P2। ठीक है, मतलब डेल्टा X2 अपॉन डेल X2। सो हमारा X2 था 50 अपॉन P1 और P2 का स्क्वायर। सो जब हम इसे करेंगे डेल X2 अपॉन डेल P2 तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट होके ये आएगा -100 P1 एंड P2 का क्यूब। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल डिमांड फंक्शन ऑफ X1 विद रेस्पेक्ट टू P2। X1 का P2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। X1 हमारा फंक्शन ये था। नाउ वी विल कैलकुलेट डेल X1 अपॉन डेल P2, X1 का P2 के रेस्पेक्ट में। तो अब हम P2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 अपॉन P1 का स्क्वायर एंड P2 का स्क्वायर। और सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करूं, अब जो मेरा लास्ट ही बचा है कि मैं डेल X2 अपॉन P1 कैलकुलेट करूंगी, मतलब X2 को मार्जिनल चेंज इन X2 विद रेस्पेक्ट टू P1। तो इस फंक्शन में क्या होगा कि मेरा जो X2 है उसे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी X2 वाले को तो मेरे पास आएगा -50 अपॉन P1 स्क्वायर एंड P2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हमसे ना क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी कि क्या ये गुड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, मतलब कॉम्पिटिटिव है। तो मैंने आपको रिजल्ट में बताया था कि अगर दोनों हमारे जो दोनों हमने कैलकुलेट करे हैं डेल X1 अपॉन डेल P2 एंड डेल X2 अपॉन P1, अगर ये हमारे नेगेटिव होते हैं तो हमारे गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, वरना होते हैं कॉम्पिटिटिव। तो क्योंकि ये माइनस में ही है तो हमारे जो गुड्स है इस केस में वो है कॉम्प्लीमेंट्री। वी हैव द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हेयर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Now we have the next concept here, elasticity of demand, or I can call it partial elasticity of demand. देखो सेकेंड यूनिट में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ी थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो भी पार्शियल नेचर के लिए है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड X1 की देखूँ विद रिस्पेक्ट टू P1, इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब X1 का प्राइस चेंज होने से कितना ज़्यादा X1 की डिमांड में चेंज आया है। ठीक है, वो भी परसेंटेज में। तो दैट इज डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको कैलकुलेट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, नाउ इफ आई सी सिमिलरली मेरे पास है पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड X2 विद रिस्पेक्ट टू P2, मतलब परसेंटेज चेंज इन P2 प्राइस की वजह से कितना ज़्यादा परसेंटेज चेंज होता है X2 की डिमांड में। ठीक है, X2 के प्राइस की चेंज होने से कितना P2 उसके डिमांड में चेंज होता है। इसी की तरह मेरे पास ना क्रॉस इलास्टिसिटी भी है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज होगा X2 के, मतलब P2 चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड चेंज होगी X1 की। सिमिलरली प्राइस में चेंज होगा X1 के, मतलब P1 चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड चेंज होगी X2 की। और इसके फॉर्मूले ये होते हैं, देखो ये फॉर्मूले तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, इसे मैं तुम्हें मतलब ऐसे कुछ समझा नहीं सकती। ऑलरेडी इलास्टिसिटी तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ तो उसको डिटेल में नहीं बता रही कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, एंड सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो। क्वेश्चन इसका मैं करा देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिया है। द जॉइंट डिमांड फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट, X1 का दे रखा है कि क्या जॉइंट डिमांड फंक्शन है, X2 का दे रखा है। ठीक है, और X1 X2 आर द यूनिट डिमांडेड फॉर द टू प्रोडक्ट। उनके जो प्राइस है वो P1 और P2 है। हमसे 4 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ पर्टिकुलर प्राइस P1 एंड P2 पूछी है, मतलब अभी जो हमने इलास्टिसिटी पढ़ी थी वो सारी कैलकुलेट करने को कहा है। इसके बाद इन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब P1 इंक्रीज होता है 2% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेवल एंड अगर P2 डिक्रीज होता है 2% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेवल। तो हमें ये भी पता करना है कि क्या क्या चेंज आ रहा है फिर X1 की क्वांटिटी में एंड X2 की क्वांटिटी में, अगर P1 इंक्रीज होता है और P2 डिक्रीज होता है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेल X1 अपॉन डेल P1। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है X1 का, X1 इज इक्वल्स टू
2p1 टू द पावर 0.6 p2 टू द पावर 0.8। ठीक है, जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.2 p1 टू द पावर -1.6 p2 टू द पावर 0.8, क्योंकि p2 हमने कांस्टेंट रखा है। नाउ वी विल कैलकुलेट डेल x1 अपॉन डेल p2। ठीक है, तो इस केस में जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6 p1 टू द पावर 0.6 एंड p2 टू द पावर 0.2। इसके बाद हम निकालेंगे डेल x2 अपॉन डेल p2। तो जब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारा जो ये दूसरे वाला फंक्शन है, दिस वन फंक्शन, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.5 p1 टू द पावर 0.7 then p2 to the power -1.5 and then we will calculate del x2 upon del p1। तो हम अब उस फंक्शन को p1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी विल गेट द आंसर 2.1 p1 टू द पावर -0.3 p2 टू द पावर -0.05। इतना हो गया। अब हमारा जो इलास्टिसिटी थी उनका फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर उन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ν11। तो ये क्या है कि x1 और p1 ये वाली चीज़ है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला था p1 अपॉन x1 इंटू डेल x1 अपॉन डेल p1। सिंपल 1 है तो हमारी सारी चीज़ 1 होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p1 अपॉन x1 की बस मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने ये कैलकुलेट करके रखा है। सो हमारा p1 तो एज इट इज़ रहेगा, x1 की हमें वैल्यू दे रखी है, जो हमारा फंक्शन है वही है 2p1 -0.6 एंड p2 0.8, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने डेल x1 और p1 निकाला है, दैट इज -1.2 p1 टू द पावर -1.6 p2 टू द पावर 0.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा -0.6। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट ν12, मतलब हमारा जो प्राइस होगा दैट इज p2 और हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज अकोमोडेटीज x1। ठीक है, तो p2 अपॉन x1 इंटू डेल x1 अपॉन डेल p2, इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सो p2 तो ऐसे ही रहेगा, x1 हमारा फिर से जो हमारी वैल्यू दे रखी है वही लिखेंगे 2p1 टू द पावर 0.6 p2 टू द पावर 0.8, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने ये कैलकुलेट करके रखा है 1.6 p1 टू द पावर 0.6 p2 टू द पावर -0.2। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। नाउ वी विल कैलकुलेट ν21, मतलब सेकेंड अकोमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ फर्स्ट अकोमोडिटी। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकेंड अकोमोडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ फर्स्ट अकोमोडिटी। ठीक है, तो हमारा p1 तो एज इट इज रहेगा, और हमारा जो सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड अकोमोडिटी का फंक्शन है, उसे हम ले लेंगे 3 p1 टू द पावर 0.7 p2 टू द पावर -0.5। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है 2.1 p1 टू द पावर 0.3 p2 टू द पावर -0.5। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.7। एट लास्ट वी विल कैलकुलेट ν22, मतलब प्राइस चेंज इन अ कमोडिटी ऑफ x2 विद रेस्पेक्ट टू द प्राइस 2। ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी हम p2 तो एज इट इज रहेगा, और x2 का जो हमें फंक्शन दे रखा है हम उसे ले लेंगे 3 p1 0.7 p2 -0.5 इंटू जो हमने पूरा ये डेल एक्स वाले तो चीज़ कैलकुलेट करके रखी है -1.5 p1 टू द पावर 0.7 p2 टू द पावर -1.5। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.5। अब इतना काम होने के बाद हमारे जो क्वेश्चन में लास्ट में पार्ट दे रखे थे उन्हें एक बार देख लेते हैं। हमसे पूछा था अगर p1 इंक्रीज होता है 2% से एग्जिस्टिंग लेवल से तो क्या फर्क पड़ेगा x1 में और x2 में। अब देखो इलास्टिसिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो ν11 का मतलब है परसेंटेज चेंज इन x1 अपॉन परसेंटेज चेंज इन p1।
अब हमारा इसका न्यू वन था, आंसर आया था -0.6। परसेंटेज चेंज इन P1 दे रखा है 2%। तो अब मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि कितना परसेंटेज चेंज आएगा X1 में। कैसे? मैं इसकी डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा आंसर आएगा -1.2%। मतलब जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है फॉर X1 वो डिक्रीज हो जाएगी 1.2% से। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग कि P1 के प्राइस से X2 पे कितना फर्क पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम ये वाली इलास्टिसिटी लेंगे, मतलब µ21। ठीक है, अब µ21 हमारी कितनी आई थी 0.7। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.4%। मतलब अगर P1 बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारी X2 की डिमांड बढ़ेगी 1.4% से। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग अ सेकेंड पार्ट, जहां पे था कि P2 हमारा डिक्रीज हो रहा है 2% से, तो उस केस में अब हम देखेंगे कि X1 पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव µ12, ठीक है, जो कि 0.8 था, और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू परसेंटेज चेंज में माइनस ले लिया। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगी तो आई विल गेट -1.6। दिस मीन अगर P2 हमारा डिक्रीज हो जाता है 2% से, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है फॉर X1 वो भी डिक्रीज होगी 1.6% से। नाउ सिमिलरली अगर हमें ये देखना है कि P2 के डिक्रीज होने से X2 में क्या फर्क पड़ रहा है, सो वी विल हैव µ22, ठीक है, और इसकी वैल्यू थी 0.05, और यहाँ पे मैंने वैल्यू -2 में ले लिया है। एंड फॉर कैलकुलेटिंग कि कितना चेंज आएगा, मैं इसकी डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी एंड आई विल गेट द आंसर 1%। इट्स मीन कि अगर प्राइस हमारा 2% से डिक्रीज होता है तो X2 की क्वांटिटी 1% से हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ यहीं पे अभी से ख़त्म करते हैं। कुछ टॉपिक आपके और रह गए हैं इस यूनिट के, वो मैं अगले पार्ट में कवर करा दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक के साथ साथ नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, वीडियो को हाइप भी करो। थैंक यू।